गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स किस तरह से क्या करते हैं, आपका अपना ऑक्यूपेशन या अपना ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स बंगाल को ऑक्यूपाई करते हैं। बंगाल के बाद वो कहाँ जाते हैं? वो मैसूर प्रोविंस को ऑक्यूपाई करते हैं। मैसूर के बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स किस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं? मराठा पावर के ऑक्यूपेशन में जो एरिया था, जिसे हम मराठा लैंड के नाम से जान सकते हैं, उसे ऑक्यूपाई करते हैं। और फाइनली इन तीन प्रोविंसेस को, इन तीन बड़े एरिया के अंदर ब्रिटिश प्रोविंस क्रिएट करने के बाद ब्रिटिशर्स कहाँ जाते हैं? आपका अगली पावर की तरफ जाते हैं। अगला एरिया जिसे हम पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, सिंध, इस एरिया में जो रूलिंग पावर थी कौन सी थी? सिख पावर। वो सिख पावर को एलिमिनेट करके इस सिख एम्पायर को भी क्या करेंगे? अपना पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिली और किन किन चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पे बात करना है। तो देखिए, सीधी सी बात है, पहली चीज़ तो ये फोटो देखिए। ये फोटो है महाराजा रणजीत सिंह का। किनका है ये? महाराजा रणजीत सिंह। यार सीधी सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सिख पावर के बारे में, तो हमें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में इंपॉर्टेंटली क्या करना पड़ेगा? बात करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये इतिहास के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि पहला सिख एम्पायर जो है ना, पहला सिख एम्पायर किसने क्रिएट किया? तो जो पहला सिख एम्पायर क्रिएट किया है वो आपके महाराजा रणजीत सिंह साहब ने क्या किया है? क्रिएट किया है। दूसरा क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से बनता है और वो लोग बोलते हैं कि पहला सिख एम्पायर किसने क्रिएट किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पहला सिख रूल किसने एस्टेब्लिश किया? ठीक है, सिखों का जो रूल है, ठीक है, उसे फर्स्ट टाइम किसने एस्टेब्लिश किया? तो वो है बंदा बहादुर या बंदा बैरागी। ठीक है, जो कि क्या है आपका, जो कि फॉलोवर है, जो कि क्या है, कमांडर है किसका? आपका गुरु गोविंद सिंह का, खालसा पंथ का मेंबर है। तो जो आपका कौन है? जो आपके बंदा बहादुर है, बंदा बैरागी है। ठीक है, इसने क्या किया है? आपका पहला सिख रूल एस्टेब्लिश किया है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह कौन है। तो महाराजा रणजीत सिंह वो जिसने सिखों को यूनिफाइड किया, जिन्होंने क्या किया? सिखों को यूनिफाइड करके एक क्या करा? एक टेरिटोरियल एक्सपांशन किया और कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड सिख पावर को क्या किया है? एस्टेब्लिश किया। इसीलिए इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला सिख एम्पायर किसने क्रिएट किया है? आपका महाराजा रणजीत सिंह ने किया है। चलिए बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। कौन थे महाराजा रणजीत सिंह? यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो हम देखते हैं। अब देखिए, जब सिखों की बात होती है, ठीक है, सिख रूल की बात होती है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया आपका सिखों के ऑक्यूपेशन में आता है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये जम्मू कश्मीर तरफ उस पार्ट, ये क्या हुआ करता था आपका? ये एरिया हुआ करता था सिक्के के ऑक्यूपेशन वाला। मतलब सिख यहाँ पे क्या किया करते थे? आपका रूल किया करते थे। तो ये एरिया जो है, इसके अंदर कौन सी पावर थी? यहाँ जो रूलिंग पावर थी वो थी सिख पावर। और इस रूल को क्रिएट करने वाले इंसान कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। तो हमें महाराजा रणजीत सिंह और सिख पावर के बारे में पढ़ना है और किस तरह से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? आपका सिखों को एलिमिनेट करके सिखों का जो टेरिटरी है उसे अपने ऑक्यूपेशन में लेते हैं, उस बारे में भी हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं महाराजा रणजीत सिंह को, क्योंकि अगर महाराजा रणजीत सिंह नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये जो सिख रूल है ये हमें क्रिएट होता हुआ कभी नजर नहीं आता। तो देखिए, कौन है महाराजा रणजीत सिंह? महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो इनका जन्म होता है 1760 को, 1780 के अंदर, 1780 के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इनके पापा का नाम क्या है? इनके पापा का नाम, इनके फादर का नाम है मान सिंह। ठीक है, मान सिंह साहब के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका वो नाम क्या रखते हैं? रणजीत सिंह रखते हैं। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम पूछ सकते हैं, तो इनके पिताजी का नाम क्या है? आपका मान सिंह है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो रणजीत सिंह है ये किस क्लेन से बिलीव करते हैं? ये किस वंश से क्या करते हैं? आपका संबंधित है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जिस वंश से या जिस
चकिया से ये बिलीव करते हैं, बिलोंग करते हैं, उसका नाम क्या है, सुखर चकिया मिसला। तो जिस मिसला से मतलब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उस कम्युनिटी का नाम क्या है, सुखर चकिया मिसला। ये MPPSC ने लास्ट ईयर शायद पूछा भी एग्जाम में, ये आया गया है कि रणजीत सिंह किस क्लेन से बिलोंग करते थे, तो उसका नाम है सुखर चकिया मिसला। ये यहाँ पर देखने को मिला। आगे देखते हैं, ये अपने फादर को सक्सीड करते हैं किस साल में, 1797 में। ये अपने पिताजी को सक्सीड करते हैं, मतलब सुखर चकिया मिसला के क्या बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं 1797 के अंदर। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन करना चालू करते हैं। और जब इनका टेरिटोरियल एक्सपांशन चालू होता है, सबसे पहले रावी रिवर के आसपास की टेरिटरीज, ठीक है, चेनाब रिवर के आसपास की टेरिटरीज और लाहौर वाला जो रीजन है ये क्या करते हैं, उसे ऑक्यूपाई करते हैं और उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्यूपेशन में अपने ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके 1805 आते आते 1805 आते आते ये क्या करते हैं, अमृतसर और जम्मू को, ठीक है, अमृतसर और जम्मू वाला जो एरिया है उसे भी अपना किसके अंडर ऐड कर लेते हैं, अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लेते हैं। और कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, तो अमृतसर और जम्मू जो है वो था भले ही सिख के कंट्रोल में, ठीक है, सिख चीफ्टन वहां रूल किया करते थे, पर उन सिख पावर को हराकर, उन सिख पावर को डिफीट करके क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह 1805 के अंदर अमृतसर और जम्मू वाले एरिया को भी क्या कर लेते हैं, अपने ऑक्यूपेशन में रख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ये जो रणजीत सिंह है वो कहाँ एक्सपेडिशन करते हैं, वो अफगानिस्तान में एक्सपेडिशन करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले लाहौर वाला रीजन, 2 मिनट, सबसे पहले लाहौर वाला रीजन, सॉरी कहाँ गया है, सबसे पहले लाहौर वाला रीजन ऑक्यूपाई करेंगे। इसके आसपास का ये सारा एरिया पंजाब वाला ऑक्यूपाई करके, जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई करके इससे टेरिटरी बनेगी। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान भी दूर नहीं है, तो उसके बाद ये कहाँ टारगेट करते हैं, रणजीत सिंह टारगेट करते हैं कहाँ के लिए, आपका अफगानिस्तान में। और ये फाइनली कहाँ जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान के जो रूलर है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उस समय अफगानिस्तान का रूलर कौन हुआ करता था, उस समय शाह शुजा नाम का एक रूलर हुआ करता था, जो कि अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली का क्या था, बेटा था। अब ये किस पे अटैक कर रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली के बेटे के ऊपर। वही अब्दाली जो कि दिल्ली पे अटैक करके क्या करके गया, लूट करके गया, ठीक है, नादिर शाह का डिसेंडेंट, ठीक है। तो शाह शुजा जो थे वो क्या करते हैं, आपका उनके ऊपर क्या करते हैं, आपके महाराजा रणजीत सिंह अटैक करते हैं। और जब ये इनके ऊपर अटैक करते हैं शाह शुजा के ऊपर, तो शाह शुजा इनके सामने सरेंडर कर देता है और फाइनली इनको क्या करता है, गिफ्ट करता है। क्या गिफ्ट करता है, कोहिनूर डायमंड। आपको पता है कोहिनूर की इतिहास, ठीक है, कोहिनूर गोलकुंडा की खदान से निकला है। और फाइनली हमें कहाँ देखने को मिला, हमने देखा था कि जब नादिर शाह का अटैक हुआ था मुगल टाइम पे, ठीक है, तो नादिर शाह के अटैक के टाइम पर कोहिनूर डायमंड और तख्त-ए-तौस, जिसे हम पीकॉक थ्रोन के नाम से जानते हैं, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, उनको कौन लेके चला जाता है, नादिर शाह लेके चला जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है कि भाई जब रणजीत सिंह ने क्या किया, शाह शुजा पे अटैक किया, तो वो सरेंडर करता है और सरेंडर करने के बाद वो उनको क्या गिफ्ट करता है, कोहिनूर डायमंड। मतलब जो कोहिनूर डायमंड नादिर शाह के थ्रू अफगानिस्तान चला गया था, वो वापस से इंडिया अब आ चुका है। वो कहाँ आ चुका है, अब वापस से इंडिया में आ गया है, ठीक है। इसके अलावा रणजीत सिंह जो हैं, ठीक है, इनके नाम के आगे एक टर्म लगा है, वो है महाराजा। तो ये महाराजा का टाइटल जो है वो किसने ग्रांट किया रणजीत सिंह को, तो ये महाराजा का टाइटल भी किसने ग्रांट किया, आपका शाह शुजा ने इन्हें ग्रांट किया, जो कि अहमद शाह दुर्रानी है, अहमद शाह अब्दाली का क्या है, बेटा हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं रणजीत सिंह साहब के बारे में बात करते हुए। अब हम देखते हैं कि रणजीत सिंह साहब की 2 कैपिटल हुआ करती थी, इनकी 2 कैपिटल सिटी हुआ करती थी। तो हम लोग देखें तो इनकी जो कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर कैपिटल जो हुआ करती थी, मतलब जहां से इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, जहां से इनका एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी मेकिंग का काम चल रहा है, वो कैपिटल क्या थी इनकी, तो महाराजा रणजीत सिंह साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कैपिटल लाहौर हुआ करती थी। जबकि अमृतसर जहां पर गोल्डन टेम्पल है, वो इनकी क्या हुआ करती थी, रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है कि कहीं ना कहीं रणजीत सिंह साहब की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक 2 कैपिटल है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है, लाहौर है, और इनकी रिलीजियस कैपिटल कौन सी है, अमृतसर, हमें देखने को मिली। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं क्या देखते हैं, अब देखिए सीधी सी बात है, हम लोग देखते हैं कि पंजाब वाले रीजन में, या पंजाब छोड़ो, मैं लिखता हूं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पावर में कौन है, महाराजा रणजीत सिंह। और ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, ब्रिटिशर्स इस एरिया में भी ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह साहब थे एक
पीस और फ्रेंडशिप की ट्रीटी करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी करते हैं, जिससे वो क्या कर सके, महाराजा रणजीत सिंह की टेरिटरी के अंदर अच्छे से ट्रेड एंड कॉमर्स कर सके। तो ये ट्रीटी साइन होती है किनके बीच में, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिस ट्रीटी को हम किस नाम से जानते हैं, जिस ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। और इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू क्या करते हैं आप, इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, आपका ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग राइट या ट्रेड करने का राइट क्या करते हैं, उनकी टेरिटरी के अंदर ट्रेड करने का राइट प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ये ट्रीटी कब साइन हुई है, तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 के अंदर साइन हुई है। इसी क्या है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी है, ठीक है। इस ट्रीटी के थ्रू क्या करते हैं, इस ट्रीटी के थ्रू ग्रांट करते हैं क्या, ग्रेट राइट। ग्रेट राइट किसके ऊपर, सतलज के आसपास की टेरिटरी के ऊपर, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, अपना ऑक्यूपेशन, अपना सेटलमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है और ट्रेड एंड कॉमर्स करने का काम कर सकती है। फाइनली हम लोग देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, और ज्यादा अपने पूरे के पूरे एम्पायर को एक्सपांड करते हैं। उस एक्सपांशन को के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो सिख मार्शल जो थे, जो सिख कमांडर जो थे, वो क्या थे, बिखरे हुए थे। कोई मुल्तान में बैठा है, कोई पेशावर में बैठा है, कोई लाहौर में बैठा है, कश्मीर में बैठा है। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग सिख जो चीफ्टन से जो बिखरे हुए हैं, उन सबको यूनाइट करते हैं कौन, आपका उनको यूनाइट कौन करते हैं, आपका महाराजा रणजीत सिंह। और क्या करते हैं, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर के चीफ्टन्स को ऐड करके सिख रूल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। इसके अलावा हम बाद में देखते हैं कि भाई इनकी डेथ हो जाती है 1839 में, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के साथ ही, ठीक है, इनकी डेथ के साथ ही पंजाब के अंदर या फिर सिख एरिया के अंदर क्या आ जाता है, आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मेन कॉज क्या है कि यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, विच मीन्स कि हर आदमी चाहता है कि रूलर कौन बने, वो बने। मतलब अब जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो यहाँ पर होती हुई हमें नजर आएगी, ठीक है। तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन हमें देखने को मिला। आप देखते हैं आगे और क्या है। तो ये है आपका पूरा की पूरा मैप, आई होप से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सतलज के आसपास की टेरिटरी किसको दी गई थी, आपका ब्रिटिशर्स को दी गई थी। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि पंजाब के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आई, इसको हम देखते हैं। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जब तक रणजीत सिंह थे, एक पावरफुल इंसान जो रूल कर रहा था, तब तक तो ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पीस और फ्रेंडशिप की ट्रीटी, जिसे हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर को के नाम से जानते हैं, उसको क्या करते थे, आपका फॉलो करते थे। पर जैसे उन्हें लगा कि सिख क्या हो चुके हैं, अब अनस्टेबल हो चुके हैं, सिख एरिया के अंदर इंस्टेबिलिटी है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। और एडवांटेज कैसे उठाते हैं वो भी हम देखेंगे, और किस तरह की इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। तो इंस्टेबिलिटी क्या थी, अब देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्लियर कट बताएंगे कि किस तरह से इंस्टेबिलिटी है, कैसे इंस्टेबिलिटी है। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद जो इंसान सक्सीड करता है वो है खड़क सिंह। खड़क सिंह 1839 में क्या करता है, रूल करना स्टार्ट होता है, और 1839 के अंदर ही इन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद नवनिहाल सिंह आते हैं, वो एक साल क्या करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है। उसके बाद शेर सिंह आते हैं, 41 से 49 मतलब 8 साल तक रूल करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके असैसिनेशन के बाद महाराजा दिलीप सिंह आते हैं। कौन आते हैं, दिलीप सिंह आते हैं। तो एक बात बताओ कि 10 साल के अंदर मुश्किल से 4 रूलर चेंज हो चुके हैं, कितने, 4 रूलर चेंज हो चुके हैं, विच मीन्स कि सिख के पास क्या है, अब यूनिफिकेशन नहीं है। सिख क्या हो चुके हैं, सिख अब बाइफरकेट हो चुके हैं। सिख चीफ्टन से चाहते हैं कि भले ही राजा बने महाराजा रणजीत सिंह का डिसेंडेंट, पर कहीं ना कहीं क्या हो, चले उनकी, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका हो, उन सिख चीफ्टन्स का हो। इसी के चक्कर में मैं देखने को मिला कि यहाँ पर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिला, ठीक है। तो इसका एडवांटेज कौन लेंगे, आपका ब्रिटिशर्स लेंगे कि रूलर वीक है और वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। अब देखते हैं किस तरह से इस इंस्टेबिलिटी का एडवांटेज लेते लेते ब्रिटिशर्स किस तरह से क्या करने वाले हैं, आपका फायदा उठाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, हम बात करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है आपका 45 से लेकर 46 तक चला है, 1845 से लेकर 46 तक चला है। अब देखिए सीधी सी बात है, एक ट्रीटी हुई थी जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और यह आपने किसके साथ साइन की है, महाराजा रणजीत सिंह साहब के साथ साइन किया। इसके अंदर आपने बात की थी पीस और फ्रेंडशिप की, ठीक है। सारी टर्म्स को ब्रिटिशर्स एग्री कर रहे थे जब तक महाराजा रणजीत सिंह पावर में थे, या फिर ऐसा बोले कि जब तक सिख क्या थे, स्ट्रेंथन थे,
पर जैसे ही सिक्कों के अंदर इंस्टेबिलिटी आई, ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब हम सुनने वाले नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मिसयूज करना चालू किया। और इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला कि सिख पावर और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या होता है, हमें वॉर देखने को मिलती है, क्या युद्ध देखने को मिलते हैं। और इन्हीं युद्धों को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं युद्धों को हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिख जो है वो 4 बैटल्स के अंदर हार गए। इस बैटल के अंदर मतलब ब्रिटिश और सिख के बीच में जो आपका क्या होता है, युद्ध होता है, उसके अंदर सिख क्या होते हैं, 4 बैटल लड़ते हैं और चारों के अंदर हार जाते हैं। फरवरी 1846 के अंदर एक बैटल होता है जिसे हम बैटल ऑफ सबराव के नाम से जानते हैं, या बैटल ऑफ गंज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिख जो है, सिख आर्मी को क्या करते हैं, इंग्लिश क्या करते हैं, डिसिसिवली डिफीट करते हैं, मतलब भाई बहुत खराब तरीके से हरा देते हैं, ठीक है। और उसी के साथ क्या होता है, आपका एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। मतलब इसी के साथ क्या होता है आपका कि जो सतलज के आसपास का एरिया और जो सिखों का कैपिटल हुआ करता था लाहौर, वो किसके हाथ में आ जाता है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। फिर फाइनली ये वॉर कैसे खत्म हुआ, ये वॉर खत्म हुआ एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी से, जिसे हम ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जानते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन किया गया, 9 मार्च 1846 में साइन किया गया। ये ट्रीटी क्या है, बहुत ह्यूमिलेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया, सिखों की टेरिटरी को क्या कर लिया गया, आपका ब्रिटिशर्स ने अपना पार्ट बना लिया। सतलज क्रॉस करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चली जाती है, मेनलैंड में चले जाती है, सिखों के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चले जाती है। इसके अलावा इसी ट्रीटी के थ्रू क्या लगाया जाता है, 1.5 करोड़ रुपए का वॉर फाइन लगाया जाता है सिखों के ऊपर। तुमने युद्ध किया है तो तुम्हें ये वॉर इंडिमिटी के तौर पर ये पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं सिख क्या करते हैं भाई, सिख सब्सिडरी अलायंस भी बन जाते हैं किसके, ब्रिटिशर्स के। तो हेनरी लॉरेंस साहब जो हैं वो क्या करते हैं, अपना रेसिडेंट क्या है, कमर्शियल रेसिडेंट लाहौर में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो क्या पता लगा, कितने बैटल हुए, सबराव। डिसिसिव बैटल कौन सा था, कितने बैटल हुए, 4 बैटल हुए। डिसिसिव बैटल कौन था, बैटल ऑफ सबराव, जिसे हम बैटल ऑफ गंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिख हारते हैं, ठीक है। लाहौर ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की जाती है, ठीक है, जो 9 मार्च 1846 में साइन की जाती है, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स सतलज नदी पार करके जो कोर सिख एरिया है वहां पर एंटर कर जाते हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए की आपका क्या दी जाती है, वॉर इंडिमिटी। और हेनरी लॉरेंस साहब का रेसिडेंट कहाँ अपॉइंट होता है, लाहौर, क्योंकि सिखों की कैपिटल थी, वहां पर भी अपॉइंट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखने को मिलता है, अब देखते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। अब सेकंड एंग्लो सिख वॉर क्या है, अब देखो सीधी सी बात है, क्या होता है कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के पीछे कुछ कॉजेस है। पहला कॉज तो ये है कि ब्रिटिशर्स सिखों के साथ ट्रीटी करते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, ये ह्यूमिलेटिंग थी, क्योंकि सिखों को इस तरह का अनादर पसंद नहीं था। और यही अनादर जो था, यही ह्यूमिलिएशन था, यही किसका कॉज बना, यही कॉज बना किसका, सेकंड एंग्लो सिख वॉर का। अब कैसे क्या हुआ, तो देखिए कुछ इवेंट होते हैं। क्या है, एक इंसान है जिनका नाम क्या है, रानी जिंदन कौर। रानी जिंदन कौर कौन है, ये महाराजा रणजीत सिंह की वाइफ है। अब क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जो आपकी रानी जिंदन कौर है उनको डिटेन करके इलाहाबाद रख दिया जाता है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि उनको आपने पेंशन दे दी, ठीक है, उनको आपने रिटायर कर दिया। इस चीज से जो सिख कमांडर्स हैं, सिख कमार्शल है, वो नाखुश हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बर्निंग रीजन हमें देखने को मिलता है। वो बर्निंग रीजन क्या देखने को मिलता है, तो बर्निंग रीजन देखने को ये मिलता है कि एक क्या होता है, एक सिख मुल्तान का सिख गवर्नर होता है, जिसका नाम क्या होता है, मूलराय या मूलराज, ठीक है। अब मूलराज जो है ये क्या करता है, ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट कर देता है। और इस रिवॉल्ट का मेन कॉज क्या है, कि देखो सीधी सी बात है, अभी तक कौन है गवर्नर मुल्तान का, मूलराज। अब आपने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती मूलराज की गवर्नरशिप क्या कर दी, एंड कर दी, और यहाँ पर आपने एक नया क्या कर दिया, गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अब इस चीज से तो डिसकंटेंटेंट क्या था, गवर्नर था, मूलराज जो था वो यहाँ नाखुश होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है आपका, वो यहाँ पर रिवॉल्ट कर देता है। इसके रिवॉल्ट के बाद में हम लोग देखते हैं, कि इसका साथ देने के लिए 1-2 गवर्नर और आ जाते हैं आसपास के, और यहाँ पे जो बैटल लड़ा जाता है उसे हम बोलते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर 1849 के अंदर ये लोग हार जाते हैं। डलहौजी जो है वो प्रोक्लेम करते हैं कि हमने पंजाब क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया है। इसे एनेक्स करने के बाद जो लास्ट सिख रूलर था, जिसे हम दिलीप सिंह के नाम से जानते हैं, दिलीप सिंह और उनके साथ साथ उनकी
मम्मी जिनका नाम रानी जिंदन कौर है, इन दोनों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब इन दोनों को इंग्लैंड भेज दिया जाता है और सिख रूल को इंडिया के अंदर एंड कर दिया जाता है। इसके साथ साथ अपन ने बात की थी कि शाह शुजा से रंजीत सिंह क्या लाए थे, कोहिनूर डायमंड लेके आए थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करते हैं, कोहिनूर डायमंड हासिल करते हैं और कोहिनूर डायमंड हासिल करके वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो थी उसको क्या करते हैं, गिफ्ट कर देते हैं क्या, कोहिनूर डायमंड, किसके बिहाफ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिख जो है उनको सिख लैंड जो है या आपका पंजाब जो है वो अनेक्स किया जाता है, किसके प्रोक्लेमेशन के थ्रू, आपके डलहौजी साहब के प्रोक्लेमेशन के थ्रू क्या किया जाता है, अनेक्स किया जाता है। और इस तरह से हमें पता लगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया। ठीक है, अब देखिए ये इंडिया है ना। इंडिया को अगर हम देखें, सबसे पहले आपने क्या ऑक्यूपाई करा, बंगाल। तो ये बंगाल, ये उड़ीसा, ये बिहार, ये एरिया किसके ऑक्यूपेशन में आ गया। ठीक है, मैसूर, ठीक है, निजाम को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा की पूरा जो एरिया है ये किसके पास था, निजाम ने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी साइन करी थी। पर मराठा लैंड की बात करें तो ये मराठा वाला जो एरिया है, इंदौर, ये किसका ऑक्यूपेशन में आ गया, ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपेशन में आ गया, ये मराठा लैंड को ऑक्यूपाई किया। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये जो एरिया है ना, ये भी इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। क्यों, क्योंकि सिख पावर को एलिमिनेट किया। तो ये जो लाल लाल निशान मैंने बनाया है, इस तरह से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपना एक यूनिफाइड क्या करते हैं, एम्पायर क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ये यूनिफाइड एम्पायर जो क्रिएट हुआ, ठीक है, ये यूनिफाइड एम्पायर किसने क्रिएट किया, ब्रिटिशर्स को, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, अब हम इसे ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से। तो ये सब बात होती है आपके किसके बारे में, ब्रिटिश पावर का एक्सपांशन जो है इसके बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज के बारे में, या लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी था। हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।